क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया। क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन में, अच्छे अच्छे जेई के सेक्शन से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो चलो यार, देखो बड़ी प्यारी सी ड्रॉपलेट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ यार, बड़ी प्यारी सी है ना। तो क्वेश्चन मेरा, हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या वजह है कि जो ड्रॉपलेट्स है बच्चों वो स्फेरिकली होती है? अरे सर, ये तो हम अपन बचपन में सोचा करते थे, पढ़ा भी था कहीं पर, याद नहीं है। तो वजह क्या है बच्चों स्फेरिकल होने की किसी भी ड्रॉपलेट की? यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जब बूंद ऊपर से गिरती है, क्या वो जब ही स्फेरिकल बनती है या फिर वो ऊपर से स्फेरिकल फॉर्म में ही बन के आती है? तो इन कुछ क्वेश्चन की चर्चा अपन लोग करने वाले हैं बच्चों, है ना। तो बेसिकली सरफेस टेंशन है क्या बच्चों? द फिनोमिना इन विच, या फिर प्रोसेस भी आप यूज कर सकते हैं बच्चे, द फिनोमिना इन विच लिक्विड पार्टिकल्स, या फिर फ्लूइड भी लिख लीजिए बच्चों, लिक्विड या फिर फ्लूइड पार्टिकल्स एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। बच्चों एक्चुअली में वजह क्या है कि जब भी ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे की तरफ पड़ती है ना बच्चों, तो वो सरफेस पे आकर ही स्फेरिकल बनती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से हम इसको ड्रॉप करें तो वो स्फेरिकल स्फेयर ही होंगी, सरफेस पे जब टच हो रही हैं बच्चों, उसके बाद वो स्फेरिकल बनती है। जैसे कि अपन लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी ड्रॉप है ना। ये जब सरफेस पे पड़ी तो ये कैसी बन गई? स्फेरिकल बन गई। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि सर हमने ना कुछ बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स देखी हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है ना वो सर कुछ इस टाइप की हमको कर्व्ड शेप देखने को मिलती हैं, क्या वजह है सर ये स्फेरिकल क्यों नहीं है? बच्चों इसके लार्जर वॉल्यूम की मदद से, याद रखना, ड्यू टू इट्स लार्जर वॉल्यूम, उसके लार्जर वॉल्यूम की वजह से जो उसका डाउनवर्ड फोर्स है ना mg, वो बच्चों उसको क्या करता है, उसकी शेप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है। क्या कर देता है? थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है जो होनी चाहिए थी वो नहीं होती और थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाती है। आप देखोगे ये होनी तो ऐसी चाहिए थी, पर ये हो तो कैसे गई? थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई। तो अभी तक अपने को सरफेस टेंशन समझ में आया। सरफेस टेंशन है क्या बच्चों? कि द फिनोमिना इन विच लिक्विड ऑब्लिक फ्लूइड पार्टिकल्स कैन एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। बच्चों नीड क्या है यार मिनिमम सरफेस एरिया की? अगर वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेंगे तो ऐसी क्या चीज है कि उन्हें मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की जरूरत पड़ रही है, उसके बारे में अपन लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आपने सूप पिया होगा सभी ने, तो आप जब सूप को पीते हैं तो आप ठंडा सूप को प्रेफर क्यों नहीं करते? हम गर्म सूप क्यों पीते हैं? अरे सर मजा नहीं आएगा। वो मजा इस वजह से नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि अगर हमने ठंडा सूप पिया और हमारी जब वो टंग पे गया तो वो फ्लोट नहीं होगा, वो वहां पे जाकर स्टिक रहेगा। तो जो मजा आना चाहिए वो मजा नहीं आएगा। समझ में आया सभी को? ठीक है बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं रियल चीज, मजेदार चीज, कंसेप्ट वाली चीज, कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। क्या कॉज है? यहाँ पे बच्चों इस मॉलिक्यूल को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया ए और यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया बी। आप लोग देखो, ज्यादा सराउंडिंग के एटम्स किसके पास है? ए के पास है या बी के पास है? सर ए के पास है ना। तो बच्चों जो एनर्जी होगी वो किसकी ज्यादा होगी? सर होनी तो एक ही चाहिए बच्चों, एक ही होगी, है ना। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाने वाले थे कुछ इस साइड से, देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो इस बी की जो एनर्जी होगी बच्चों वो क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी, मिनिमम सरफेस एनर्जी। और बच्चों इन केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे कि जिसकी सरफेस एनर्जी कम होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। वैसे ही अंदर वाले मॉलिक्यूल की जो बल्क मॉलिक्यूल है उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? कम होगी। क्या होगी? उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये जो मैंने एरो अप बनाया है बच्चों इंक्रीजिंग का साइन है, और जो एरो डाउन बनाया है बच्चों वो डिक्रीजिंग का साइन है। समझ में आया? तो बेसिकली कॉज क्या है सरफेस टेंशन का बच्चों? इट इज कॉज्ड बाय, या फिर कॉज ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन द molecules of liquid present in the bulk of medium। बच्चों समझना कंसेप्ट अच्छे से, यहाँ पर हम एक वर्ड इंट्रोड्यूस, आप लोगों को एक वर्ड से दोस्ती कराने वाला हूँ जो है कोहेसिव। तो कोहेसिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के साथ साथ कोहेसिव वर्ड भी यूज करना बच्चों, ठीक है।
तो सर थोड़ा थोड़ा आइडिया तो अपने को जनरल आइडिया मिल गया, बट अगर आप कोहेसिव बता दोगे ना तो कसम से मजा आ जाएगा। तो अब उस मजे को ढूंढते हैं बच्चों। कोहेसिव का मीनिंग क्या होता है, या फिर कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप कह सकते हो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो उसको हम कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। स्टार कंसेप्ट है, याद रखना, बहुत काम आने वाला है। भी आज की क्लास में बहुत चर्चा होगी इस टॉपिक के ऊपर। समझ में आया था ना मैंने क्या बताया? कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो बच्चों सरफेस टेंशन क्यों होता है? ये जो एटम है इसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स इस पे जो फोर्स एक्सर्ट करा रहे हैं, इसकी मदद से वो इसको रिड्यूस करने के लिए कहां पे आएगा? सरफेस पे आएगा। और सरफेस पे क्यों आएगा? क्योंकि जो उसकी स्टेबिलिटी है बच्चों वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इतना क्लियर हुआ? तो बच्चों ये कॉज था हमारे पास सरफेस टेंशन। क्या कॉज था? सरफेस टेंशन। क्या अपने को इतना समझ में आता है? हाँ या ना बोलो। चलो वेरी गुड। उसके बाद बच्चों अपन ने सीख लिया सरफेस टेंशन। सर हाँ, एक जनरल आइडिया तो अपने को आपने समझा दिया, अपने को अच्छे समझ में आ गया। बट अगर मैथमेटिकली पूछा जाए सर तब हम क्या करेंगे? आप तब का बताइए। चलो तब की भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। मैथमेटिकली हमारे पास जो सरफेस टेंशन की एक छोटी सी डिफाइन है जो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन मॉलिक्यूल। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ का लिख सकते हो पासिंग थ्रू इमेजिनरी एक्सिस। बच्चों अभी मैं उसको बताऊंगा उसका मतलब क्या है, ठीक है? अलोंग इमेजिनरी एक्सिस ऑफ आइदर साइड। देखो यार, हमने एक ड्रॉपलेट को कंसीडर कर लिया। मान लो एक ड्रॉपलेट हमने ले ली, ठीक है? तो इस ड्रॉपलेट का हमने एक इमेजिनरी लाइन कर लिया। यार इमेजिनरी लाइन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हम इस लाइन को, देखो टेक्निक देखिए मेरी अच्छी, ये भी टैलेंट है मेरे अंदर। देखो हमारे पास हम इमेजिनरी लाइन क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि इमेजिनरी लाइन वो है जिसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते। तो समझो यार, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं आइदर साइड। आइदर साइड का मीनिंग दोनों साइड फोर्स लगा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, सर ये वाले जो मॉलिक्यूल आपस में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं कि वो किस लिमिट तक फोर्स को एक्सर्ट करेंगे? ये तो नहीं कि वो सरकमफ्रेंस तक भी जो मॉलिक्यूल है उनको भी एक्सर्ट कर लेंगे यहाँ तक, यहाँ तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। याद रखना, मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है उसकी रेंज तक जो मॉलिक्यूल्स आपस में प्रेजेंट हैं वो केवल उन्हीं को फोर्सेस एक्सर्ट कराएगा, राइट और लेफ्ट। मेरी बात सुन लो, राइट और लेफ्ट जो उसके डायमीटर के साइज के आसपास। क्या ऐसा नहीं है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? तो मैंने क्या बताया? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ अलोंग इमेजिनरी एक्सिस ऑफ आइदर साइड। मैंने क्या बताया? इमेजिनरी, जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। बच्चों इसको बहुत सारे टर्म से यूज किया जाता है। कोई इसको डिफाइन करता है सिग्मा से, तो कोई डिफाइन करता है टी से, तो कोई डिफाइन करता है एस से। अपन किससे करें? अपन टी से करते हैं, ठीक है? तो बच्चों टी का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है F/L। ये मैंने अभी आपको सिखाया है, फोर्स। अच्छा बच्चों मुझे फटाफट से बताओ कि यूनिट कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए ना, फोर्स है ना? गलत बच्चों। सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है एंट्रेंसेस में ये। जो बच्चों को लगता है कि फोर्स है तो भाई वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। समझ में आया? और बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, जैसा मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। क्लियर है? प्रॉपर्टी है लिक्विड सरफेस। अपन लोग डिस्कस करेंगे कि लिक्विड जो सरफेस होता है वो इलास्टिक नेचर शो करता है। इसके बारे में भी अपन लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बचा तो जरूर इसके बारे में डिस्कस करें। क्लियर हुआ था ना आप लोगों को? अच्छे समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब इसकी थोड़ी सी यूनिट की चर्चा कर लो यार, और डायमेंशन की। ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। क्या होगी बच्चों? न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन क्या होंगी बच्चों इसकी? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2 डिवाइड बाय लेंथ का L
तो इससे कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया डायमेंशन, MT-2 स्टार बना लो। नीट वाले बच्चों तुम्हारे लिए तो ये अलग ही चीज़ है, बहुत बार इसको उठा के पूछा गया सीधे। इतना क्लियर हुआ? अपने को एक आइडिया समझ में आ गया सरफेस टेंशन क्या होता है या नहीं आया बच्चों? आ गया समझ में? पक्का? तो सरफेस टेंशन के बारे में जितनी भी चर्चा थी मैंने आप लोगों को बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब इसके बाद डाउट्स नहीं बचेंगे, और डाउट्स बचने भी नहीं चाहिए। तो जो क्वेश्चंस अपन बनाएंगे वो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार जनरल रिवीजन करवा देता हूँ। सरफेस टेंशन को मैंने दो तरीके से पढ़ाया। एक पढ़ाया मैंने आपको मैथमेटिकली अप्रोच से, जो हमारे पास ये था, और एक बताया मैंने आपको कंसेप्चुअल अप्रोच से कि हमें कंसेप्ट कब यूज करना है। तो बेसिकली बेटा, जब लिक्विड और फ्लूइड पार्टिकल्स मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करते हैं, तो जिस वजह से वो मिनिमम सरफेस एक्वायर करते हैं बच्चों, उसी को अपन लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्लियर हुआ इतना? और मैथमेटिकली हम उसको क्या बोलेंगे? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, डायमेंशंस और यूनिट्स अपने को अच्छे से क्लियर में आ गई है। चलो ठीक है। अब यार एक और कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बड़ा ही अच्छा होने वाला है वो कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर हम उस कंसेप्ट की जब बात करें तो वो कंसेप्ट है क्या बच्चों? वो है कैपिलरी। ठीक है, समझो, सबसे पहले समझना। ये डायग्राम तुमने देखा होगा बहुत सारी जगह, तुमने इस डायग्राम को विजुलाइज भी किया हो, मुझे उम्मीद है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या है। हमने एक में लिया वाटर, इसके अंदर अपन लोग क्या ले रहे हैं? वाटर। क्या ले रहे हैं बच्चों? वाटर। ठीक है, पेशेंस रखना बच्चों, क्योंकि पेशेंस जिंदगी में बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। टॉपिक बड़ा है आई नो, बट अगर आप इसको नहीं समझे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके 8 नंबर ये ले जा रहा है, क्योंकि हर साल 2 क्वेश्चन तो सफिशिएंट हमारे साथ लाता ही है। तो पेशेंस का गेम है ये। यहाँ पे बच्चों जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कौन कौन से फोर्स एग्जर्ट करेंगे? ग्लास टू वाटर। और बच्चों अंदर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? वाटर टू वाटर ना। एक बार मैं रब करके दोबारा लिख देता हूँ उसको। कौन सा होगा बच्चों? वाटर टू वाटर। क्लियर हुआ इतना? या नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया बच्चों। इसके अंदर हमारा जो ग्लास इन वाटर होते हैं वो फोर्सेस ज्यादा होते हैं। अब बच्चों फटाफट एक क्वेश्चन है, बताओ ये कौन से टाइप का फोर्स होगा? ये तो सर आपने अभी बताया था, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को अपन लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसका बताओ भैया। तो सर ये होते हैं एडेसिव फोर्स। क्या होते हैं? एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स बच्चों कोहेसिव का छोटा भाई है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स। याद रखना, बहुत काम की चीज़ है बच्चों, ये बहुत काम की। और हमारे पास इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर जो एडहेसिव फोर्स होते हैं वो ग्रेटर ग्रेटर देन होते हैं कोहेसिव फोर्स से। दोबारा समझ लो, जो एडहेसिव फोर्स होते हैं वो किससे ग्रेटर देन होते हैं? कोहेसिव फोर्स से। किससे ग्रेटर देन होते हैं? कोहेसिव फोर्स से। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो बच्चों इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा, है ना। और अपन यहाँ पे टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक एंगल बन जाएगा। इस एंगल को अपन लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? क्या बोलेंगे अपन लोग इसको? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। क्लियर हुआ इतना? हाँ जी सर, इतना तो अपने को समझ में आ गया। सर मरकरी के अलावा भी किसी की चर्चा की जाती है क्या? वाटर और मरकरी के अलावा बच्चों इन दोनों के अंदर क्वेश्चन हमारे पास इन्हीं दोनों में पूछेगा, तो अपन इन दोनों को तो अच्छे समझ लें। हम मैंने आपको वाटर का बता दिया, वैसे अपन देखते हैं बच्चों मरकरी का। अब अपन ने रखा है मरकरी। जब तक मैं एक डायग्राम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, तुम मुझे सोच के बताओ कि मरकरी तुम लोगों को कहाँ देखा है तुम लोगों ने। ठीक है, जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तो बचपन से एक रिश्ता है मरकरी के साथ। सोचो, मैं हिंट भी दे रहा हूँ। क्या रिश्ता है? कहाँ रिश्ता? अरे सर थर्मामीटर में मरकरी ही तो पाया जाता है। बिल्कुल सही बच्चों, है ना। तो अपन बात करते हैं मरकरी की। यहाँ पे हमारे पास मरकरी है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो मिनिस्कस है ना वो थोड़ा अपवर्ड बनेगा। अरे सर ये क्या वर्ड यूज कर दिया आप? मिनिस्कस। बच्चों ये जो शेप बनी है ना, इसको बोलते हैं मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। ये दो टाइप का होता है, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे भी दो फोर्सेस लगेंगे, ग्लास ऑन मरकरी, और यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा? बताओ फटाफट से, कौन सा लगेगा? मरकरी ऑन मरकरी। तो बच्चों यहाँ पे जो ग्लास ऑन मरकरी होगा वो कौन से टाइप का फोर्स होगा? एडेसिव और कोहेसिव? एडेसिव सर अभी तो आपने बताया।
बेटा मरकरी वाले एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, बता भाई लास्ट वाला बच्चा, बताओ बताओ बताओ। कोहेसिव है ना, कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स। बच्चों एक चीज याद रखो, एडेसिव में कौन सा ज्यादा था, इस वाले में वाटर में एडेसिव ज्यादा था ना, तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा होगा, कोहेसिव। कौन सा ज्यादा होगा, कोहेसिव। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। जैसे तो एक ट्रिक मैं आप लोग को आज आप लोग के सामने देने वाला हूँ, एसी। एसी जिसमें तुम लोग बैठे हो, एयर कंडीशनर। सर वाटर के अंदर क्या होगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा होंगे। एंड मरकरी के अंदर क्या होगा बेटा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब इन जनरल अगर वो तुमसे केवल एमसीक्यूज बेस पे जनरल मतलब टिक द फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हारे लिए काम कर जाएगा एसी। अपन एसी को याद रखेंगे, एयर कंडीशनर, A4 एडेसिव फोर्स एंड C4 कोहेसिव फोर्स, राइट। तो यहाँ पे इनका बेटा रिजल्टेंट बताओ यार मुझे, रिजल्टेंट कैसा बनेगा। सर कौन सा फोर्स ज्यादा है, मैंने अब क्या बताया, इसमें कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। तो बेटा इनका रिजल्टेंट बताओ फटाफट से कैसा बनेगा, बताओ बताओ। सर ये तो इनसाइड बनेगा, हाँ जी बच्चों वेरी गुड, इनसाइड बनेगा। तो इसका कैसे आएगा कुछ समझ में आ गया, एफ नेट। इसका एफ नेट कैसा आएगा, इनसाइड आएगा। क्लियर हो गया। क्या हमें इतनी चीज समझ में आती है, अरे सर इतना तो मजा आ गया। क्या आपको ये समझ में आ गया, 1 मिनट का टाइम ले लो, समझ लो इस प्यारी प्यारी राइटिंग को, देख के समझ लो। और जरूर नोट्स बनाते रहना साथ साथ, जिससे तुम्हारा जो माइंड है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, साथ साथ लिखते जाओगे चीजों को। इतना समझ में आ गया। सर आपने ये सब चीजें हमें करवाई क्यों है, क्योंकि बेटा एक टॉपिक आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ, कैपिलरिटी, जिससे क्वेश्चन हर साल आना ही आना तय है। क्लियर है इतना, चलो। उसके बाद हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कैपिलरिटी पे। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से ना, एसी वाली ट्रिक समझ में आ गई सबको या नहीं आई, आ गई। ठीक है, देखो बच्चों, हाँ, अपन बात करते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों, कंसेप्ट समझना। सबसे पहले कैपिलरिटी समझते हैं ये है क्या। तो इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच लिक्विड में राइस और फॉल। ठीक है, याद रखना मैं दोनों वर्ड लिखवा रहा हूँ, में राइस और फॉल इन अ कैपिलरिटी ट्यूब। यस और नो, यस और नो बोलो भाई, यस और नो। चलो वेरी गुड, है ना। देखो बेटा, क्लियर हुआ इतना या नहीं हुआ, हुआ ना, चलो बहुत बढ़िया बच्चों ना। देखो अपन बात करते हैं कैपिलरिटी की, ठीक है। तो कैपिलरी में क्या होगा, ये रहा, हमने मेनिस्कस बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यार टेंजेंट ड्रॉ कर लो एंगल के लिए। हाँ, और ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल आर। और इसको हमने क्या बोल दिया, स्मॉल आर। ठीक है, क्या बोल दिया, स्मॉल आर, दोनों को स्मॉल आर ही बोल दो। ठीक है, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो ये हमने क्या ले लिया, कैपिटल। बच्चों याद रखना, जो कैपिटल आर है वो क्या है आपका, तो जरा बताओ मुझे क्या है वो, फटाफट से बताओ क्या है। ठीक है, जो आपका स्मॉल आर है बेटा, वो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। याद रखो बच्चों, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एंड जो कैपिटल आ रहा है बेटा, वो है रेडियस ऑफ मिनिस्कस। ये वो पॉइंट है बच्चों जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अपने को नहीं करनी। क्लियर है इतना, पक्का, हाँ या ना बोल भाई, पक्का। चलो वेरी गुड। उसके बाद इतना क्लियर हुआ, ये आपको पता है कि टेंजेंट सर्कल पे हमेशा टेंजेंट बनता है, 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक जैसे हम फोर्सेस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक एंगल आ गया, और इस थीटा को बेटा अपन लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसा मैंने भी आपको पीछे बताया था। ठीक है, तो इसमें अपने को एच निकालना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। वर्टिकली मैंने क्या लिखवाया, लिक्विड में राइज और फॉल। राइज और फॉल का मीनिंग है अपन हाइट के पीछे काम कर रहे हैं। ठीक? तो एच इक्वल्स टू 2t कोस थीटा बाय आर रो जी। इसको अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक चीज़ समझो, अगर हम हाइट निकाल रहे हैं बेटा, तो वो क्या होगा,
बोलो भाई क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूले इसकी डेरिवेशन अपन लोग करेंगे, बट आज हम इस फॉर्मूले से काम चला रहे हैं क्योंकि हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो सीधे फॉर्मूले पे आएंगे। मैं जरूर आपको इसके डेरिवेशन कराएंगे और अपन डेरिवेशन के ऊपर भी बहुत सारा काम करना है, ठीक है। तो बच्चों, आप अगर एक छोटा सा ट्राइंगल ले लो, इस वाले ट्राइंगल से एंगल बराबर हो गया, तो अगर आप मुझे इस ट्राइंगल पे अपन नाम देते हैं ओ ए, और ये अपन नाम दे दिया बी, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी बेटा आप मुझे कॉस थीटा निकाल के बताइए। तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। यस और नो? यस और नो? तो आर क्या हो जाएगा बेटा? आर बाय कोस थीटा। यस और नो? चलो वेरी गुड, क्लियर हुआ। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाँ या ना बच्चे? तो जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया बेटा, तो वो क्या आ गया हमारे पास? आर बाय कोस थीटा इंटू रो जी। बेटा रो क्या है? यहाँ पे जो रो है डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन कॉलम। क्लियर? ठीक है। तो बेटा ये जो कॉस थीटा है वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो 2t कोस थीटा बाय आर रो जी। समझ में आया, हाँ या ना? 2t कोस थीटा बाय आर रो जी। याद रखना यहाँ पे एक सिचुएशन बनती है बेटा, जब थीटा की वैल्यू इज बिटवीन 0 and 90 डिग्री। मैं दोबारा वर्ड लिखवा रहा हूँ, बिटवीन। तो यहाँ पे जो हाइट है वो राइज करेगी, इट विल राइज अप। और जब बेटा थीटा की वैल्यू इज बिटवीन 90 to 180, तो यहाँ पे जो हाइट है वो क्या करेगी बच्चों? विल ड्रॉप डाउन, या हाँ ड्रॉप डाउन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, पर अगर थीटा की वैल्यू अपन जब 90 डिग्री होगी जब क्या होगा? तो बेटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। हाइट विल हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैपिलरिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये। अगर आप इस कंसेप्ट में बाजी मार गए ना, तो इतना मजा आने वाला है ना आप लोगों को अब इस फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, कि ये 3 स्टार कंसेप्ट है। 3 स्टार कंसेप्ट का मीनिंग, इसके ऊपर बहुत काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन। क्लियर हुआ बेटा? टी क्या है? टी आप लोगों को पता है ना, टी इज अ सरफेस टेंशन, है ना? अब कुछ क्वेश्चन देख लें क्या इसके ऊपर? मुझे उम्मीद करता हूँ कि सरफेस टेंशन आपको मजा आ गया होगा सरफेस टेंशन में ना, है ना? सरफेस टेंशन में तो आप लोग को अलग ही मजा आया होगा। पर अपन छोटे से ना कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सरफेस टेंशन के, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है बेटा? उसने बोला है कि जो डेल्टा एच है वो गिवन है, मीनिंग हाइट राइज और बेटा एक सलाह दूंगा, सबसे पहले साथ साथ ना यार कन्वर्जन करते चला करो, तो गलती के जो चांसेस है ना वो कम हो जाएंगे। फिर तुम एंड में कन्वर्जन करोगे ना, सही वो भी है, गलत में नहीं, ये नहीं कह रहा, पर वहाँ पे ना तुम्हारे जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड में, हड़बड़ाहट में। तो इसकी वजह से साथ साथ कन्वर्जन करते होगे ना तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद अपन लोग बात करते हैं, डेंसिटी कितना गिवन है बेटा? 13.6 ग्राम। तो ग्राम्स को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया? केजी में कन्वर्ट कर दिया बेटा, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेंशन कितना गिवन है बच्चा? 0.46 N/m, ठीक है। इसके बाद यार अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है उसने, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है ना? तो बेटा अपने को फॉर्मूला क्या गिवन था? 2t/r जी। क्लियर है? 2t/r जी। दोबारा बता रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है बेटा, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब नहीं बोला है। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है। अगर ये कैपिलरिटी की बात करता बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारे पास? 2t/r जी, और ऊपर क्या चले जाता? कॉस थीटा। एक परसेंट विजुलाइज करो, ये देखो सर ने अभी आपको बताया था यहाँ पे। तो समझ रहे हो इस चीज की जरूरत कितनी पड़ रही है? तो ये चीज समझना, आर और आर सेम नहीं है, डिफरेंस यही डिफरेंस क्रिएट करेगा आप लोग का सिलेक्शन में। क्लियर हुआ था ना? अब देखो, अब करते हैं काम। सबसे पहले हमारे पास बेटा गिवन कितना है? डेल्टा एच की वैल्यू सर गिवन है 4.6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू सरफेस टेंशन कितना गिवन है बच्चों? 0.46। उसके बाद आर कितना गिवन है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना गिवन है? आर अपने को निकालना है। इनटू में रो कितना गिवन है बच्चे? हाँ, डेंसिटी आपको गिवन है 13.6 इंटू 10⁻³ एंड जी की वैल्यू अपने को पता है 10 है। क्लियर है बेटा? चलो, है ना? तो 4.6 इंटू 10⁻³ इंटू 13.6 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू 4.6, 0.46 डिवाइड बाई 1/r। अभी यहाँ पे एक और गलती होगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले पावर ऊपर चली गई तो 10⁻² हो गया ये,
और ये नीचे आ गया तो 10 आ गया। क्लियर है? तो इससे हमने इसको कट कर दिया। बेटा देखो 13.6 इंटू 10 की पावर 6, 6 माइनस 3 बच्चों 3, वेरी गुड, इंटू 10 इंटू में 2। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ये नीचे आ गया 10। क्लियर है? इससे ये कट हो गया। समझ में आया? हाँ या ना? चलो तो पावर ऊपर कितनी आ गई, एक और इससे कट कर दिया तो केवल 10 बच गया 1/r। बच्चों यहाँ पे अगर तुमने छोटी सी ये 1/r की बात कर रहे हैं, आर की बात नहीं कर रहे, इस वजह से ऑप्शन में देखना। तो अपने पास कितना आ गया 136 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 बेटा इक्वस टू 1/r। तो ये कितना हो गया बच्चों 68। तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा 1/r की वैल्यू क्या आ गई 680 मीटर। मेरी बात दोबारा सुन लो, इस क्वेश्चन को समझना, उसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन को कई बार कन्वर्ट करने के 1/r की वैल्यू भी पूछी गई है। तो अपने को निकालनी किसकी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r की। तो बेटा r की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1/680 मीटर। यस और नो? क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा बी पार्ट। क्या हो गया बी पार्ट। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़े ही प्यार से इसको पूछा भी हुआ है। तो अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलती से बचोगे ना तो आपका जो काम है वो बहुत आसान होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि सरफेस टेंशन के सारे टॉपिक आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।